ओके, क्वेश्चन 7 कलम कर रहे थे, निकालें पेज नंबर 237। कहते भाईजान आपका आंसर क्या होगा, व्हाट वुड बी योर आंसर, आपका जवाब क्या होगा इन वन अबव, ऊपर वाले पॉइंट में। अगर 40% शेयर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट खरीद लेती है, इधर आ जाओ, पहली रो में आ जाओ, 40% शेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट खरीद लेती है, जल्दी करो, टाइम लगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट 40% शेयर खरीदती हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट 48% शेयर खरीदती हैं, और आम लोग मेरे आप जैसे 12% शेयर खरीदते हैं। आप बता दें जी, क्या फेडरल गवर्नमेंट 50 से उससे ऊपर ओन कर रही है, फॉरेन गवर्नमेंट 50 से उससे ऊपर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट 50 से उससे ऊपर, क्या कोई ऐसी कंपनी 50 से उससे ऊपर जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ओन कर रही हो, और आखिरी बात, क्या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो अब अगर ये सारी बातें नहीं पाई जा रही हैं, कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज ए प्राइवेट कंपनी, एक कंपनी ऐसी जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है। जल्दी कर दो इनको, फिर जो भी करना है, आप तीनों निकल जाएं 1 मिनट के लिए, साइड पर को जगह दे दें। तो एक कंपनी जो पब्लिक नहीं है, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, अब मुझे अगली चीज ये बता दें कि अगर एक कंपनी प्राइवेट है तो ये कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में जाएगी या कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में? कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम या सेपरेट ब्लॉक? अच्छा, कल हमने कैपिटल गेन कौन सा पढ़ा था? सेपरेट ब्लॉक। तो अब मुझे बताएं, ये जो सोल्यूशन कल हुआ था, इस सोल्यूशन में क्या चेंज आएगी? कैपिटल गेन के आगे सेपरेट ब्लॉक कल लिखा था, आज क्या लिखें? नॉर्मल रिजीम लिखें, सेपरेट ब्लॉक? नॉर्मल रिजीम। तो आज कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में चला जाएगा। और अगला सवाल मेरा, क्योंकि ये सेक्शन 37 लगता है प्राइवेट कंपनी ज्वेलरी पेंटिंग वगैरह पे, तो ऐसी सूरत में होल्डिंग पीरियड भी देखना पड़ेगा। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हुआ तो गेन को क्या करना पड़ेगा? 75% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल के दरमियान का अरसा बता दें। डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल के दरमियान का अरसा बता दें। अच्छा भाई, डेट ऑफ परचेज कब से देखी जाएगी? जिस दिन वो आपको शेयर मिले थे या जिस दिन वालिद ने खरीदा था? जिस दिन हमें मिले थे। हमें किस दिन शेयर मिले थे? वालिद को इग्नोर करें, हमें किस दिन शेयर मिले थे? 1 जनवरी 2000, और हमने बेचे किस दिन? 30 जून 22। तो 1 जनवरी 21 और 30 जून 22 के दरमियान 1.5 साल का अरसा है, यानी 1 जनवरी 21, 1 जनवरी 22 1 साल हो गया, और 1 जनवरी 22 से 30 जून 22 1.5 साल हो गया। 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने। तो 1.5 साल होने की वजह से मुझे बताएं, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हो गया, तो गेन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 75 से। तो इसको देख लें, अगर आपने नोट करना है, जो भी करना है। क्या जवाब आ जाएगा? कितना? 93750। तो ये कौन से पार्ट का आंसर है? पार्ट बी तो नहीं है, ये है ना? पार्ट 2 है, बी का पार्ट 2। ओके, रेड शर्ट भाईजान टाइम पे आया करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11। Haris sold 2 of his personal vehicles during current year and earned profit of 5,50,000. Discuss the taxability of profit by Haris in the context of capital gain. बताएं जी, कैपिटल गेन गाड़ी के बेचने पे कितना आएगा, कैसे आएगा, किसके साइड में टैक्सेबल होगा? भाईजान 3 चीजें हैं कैपिटल एसेट जो नहीं थी। नंबर 1, स्टॉक पड़ा हुआ बिजनेस के लिए। नंबर 2, ऐसे एसेट्स जो डेप्रिशिएट हो रहे हैं या अमोर्टाइज हो रहे हैं। और तीसरी चीज, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। तो अब आप मुझे बता दें, ये पर्सनल व्हीकल क्या मूवेबल है? तो मूवेबल होने की वजह से नॉट अ कैपिटल एसेट, इसलिए इसके बेचने पे गेन टैक्सेबल होगा या टैक्सेबल नहीं होगा? नहीं होगा। तो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट।
और यही हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, यही हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था। देखें, एक एग्जांपल हमने की थी जिसमें आपको याद होगा कार ऑफ सन बेची जा रही थी, कार ऑफ सन। तो कार ऑफ सन को क्यों नहीं हमने इनकम में ऐड किया था? क्योंकि हमने कहा था कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट। डन। चाहे वो बेटे की गाड़ी है चाहे वो बाप की गाड़ी है, गाड़ी तो गाड़ी है। ओके, अगला सवाल पढ़ें जी, पिछला सवाल इससे। जहीर ने सोल्ड किया एक पेंटिंग, पेज 237, अपने ब्रदर को 10 अप्रैल 2007 को 17 को। जहीर सोल्ड अ पेंटिंग टू हिज ब्रदर ऑन 10 अप्रैल फॉर 2 मिलियन। जहीर ने ये खरीदी थी पेंटिंग 14 अगस्त 13 को 18 लाख की। अच्छा, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट करेंगे। व्हाट इज कंसिडरेशन? ए। व्हाट इज कॉस्ट? बी। तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। 2 मिलियन माइनस 18 लाख, कितना गेन आया? 2 लाख। होल्डिंग पीरियड बताएं, 1 साल से ज्यादा है, 1 साल से कम है? 1 साल से ज्यादा है, तो गेन 2 लाख को 75% से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1,50,000। ये 1,50,000 कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पेंटिंग ज्वेलरी वाली लिस्ट के अंदर आ रहा है, कैटेगरी 2 है, तो कैटेगरी 2 में गेन टैक्सेबल भी है और होल्डिंग पीरियड की वजह से 75% से भी मल्टीप्लाई करेंगे। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप पॉइंट 3 नहीं कर सकते, 1, 2 और 4 करेंगे। एक पेंटिंग है जो सालेहा को, अच्छा ये किस साल बेची किस साल चीजें हैं ये सारी? शी डिस्पोज्ड ऑफ फॉलोइंग ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2007। सालेहा ने एक पेंटिंग इनहेरिट की थी अपने अब्बू से और बेच दी 12,50,000 की। तो 12,50,000 क्या हो गई? कंसिडरेशन या कॉस्ट? कंसिडरेशन। मार्केट वैल्यू ऑफ द पेंटिंग एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वाज दिस एंड द पेंटिंग वाज परचेज्ड बाय हर फादर फॉर 1 मिलियन। फादर की कॉस्ट देखें या बेटी की कॉस्ट देखें? बेटी की कॉस्ट क्या होगी? जिस दिन वो मिला उस दिन की फेयर वैल्यू। तो ये हो जाएगा बी। ए माइनस बी कर देंगे, 1250 माइनस 1550। बताएं जी, पेंटिंग के बेचने पे गेन आएगा लॉस आएगा? लॉस आएगा। कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 में क्या पढ़ा था? लॉस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो ये जो लॉस आएगा पेंटिंग पे, ये हम माइनस करेंगे या ये लिख के आएंगे लॉस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन? लॉस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। डन। आगे, उसने ज्वेलरी बेची है 23 लाख की। कंसिडरेशन है कॉस्ट है? कंसिडरेशन है कॉस्ट है? ए है बी है? ए है। विच वॉज परचेज बाय हर हस्बैंड इन मार्च 2005। उसके शोहर ने मार्च 2005 में खरीदी थी फॉर 13 लाख एंड गिफ्टेड टू हर ऑन द सेम डेट। तो उसी दिन की मार्केट वैल्यू होगी। 13 लाख की हस्बैंड ने खरीदी, हस्बैंड की कॉस्ट ये है, लेकिन उसी दिन बीवी को गिफ्ट कर दी। जब उसी दिन गिफ्ट कर दी तो जिस दिन उसको मिली उस दिन की फेयर वैल्यू क्या थी? 13 लाख। तो कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, कितना गेन आ गया? 1 मिलियन। 10 लाख इसको गेन आ गया। होल्डिंग पीरियड 2005 में इसने खरीदी थी, इसको मिली थी, और 2007 में इसने बेची है। होल्डिंग पीरियड 1 साल से, तो गेन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 75% से। और ज्वेलरी की वजह से ये गेन कैपिटल गेन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। पॉइंट 3 अभी नहीं कर सकते। 4, ऑन 20 अक्टूबर 2006 शी सोल्ड अ डाइनिंग टेबल। उसने डाइनिंग टेबल बेच दी। आप जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे। ऑन 20 अक्टूबर शी सोल्ड अ डाइनिंग टेबल टू फहीम। फहीम को डाइनिंग टेबल बेच दी फॉर 18,000, जो कि उसने खरीदी थी 15,000 की फॉर हर पर्सनल यूज। जी बता दें भाईजान, गेन कितना है? 3,000। गेन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट 4 जो है क्वेश्चन 11 की तरह सॉल्व होगा, क्योंकि डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने क्या, डाइनिंग टेबल पेंटिंग और ज्वेलरी वाली लिस्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने लिखा नॉट अ कैपिटल एसेट। तो इफ इट डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट देन गेन इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन गाय। शायद भाईजान तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो पॉइंट जिसमें लिखा हुआ था घर का फर्नीचर बेचा है। तो घर का फर्नीचर बेचा था, हमने क्लास में सवाल किया था, और घर के फर्नीचर को हमने क्या कहा था? इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ओके जी, उम्मीद है सब हजरात तशरीफ ले आए होंगे। अब वापस आ जाएं, जितने दी अदर सोर्स पे आ जाएं। कोई बुरा लगा करे ना किसी को कोई बात, तो कान से एक कान से सुन के दूसरे कान में निकाल दिया करे, ताकि साथ वाले के कान में चली जाए। अच्छा जी, लें जी, ताज़ा ताज़ा तंदूर से निकले पॉइंट के। पॉइंट के आज हम पढ़ेंगे। पॉइंट के, ओके जी, अभी तक प्रॉपर्टी के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी किराए पे भी दी जा सकती है। डन।
प्रॉपर्टी किराए पे दी जाए तो नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी आता है, डन। प्रॉपर्टी बेचने की नियत की जाए लेकिन बाद में बेची ना जाए और एडवांस जब्त कर लिया जाए, इसको क्या कहते हैं, फॉरफिटेड डिपॉजिट। ये सारी की सारी चीजें जो हैं जो हमने पढ़ी थी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कहां जाती हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जाती हैं। और भाईजान आपको पता है प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, ये तो बेचने की नियत की थी लेकिन एडवांस पकड़ी और फिर बाद में बेचा नहीं, प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं। प्रॉपर्टी का बेचना कहां जाता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और बल्कि वहां पे सेपरेट रेट अवेलेबल है जिसको हमने सेपरेट ब्लॉक कहा था, डन। आज एक नई चीज पढ़ने लगे हैं, कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये आपके लिए नई चीज है, इसको मैं समझाता हूं। ये कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सो आई एम गिविंग यू ओनली 20 सेकंड्स टू नोट इट डाउन ऑन योर फोरहेड, ऑन योर बुक, ऑन साथ वाले का फोरहेड। जल्दी 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 ऑनलाइन वालों जाग जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, कुर्सियों पे बैठ के क्लास लो। हाथ मुंह धो के क्लास लेते हैं ऑनलाइन वाले या नहीं? आप लोग जब होते थे तो एज इट इज। अबू बकर, ये उधर की तस्वीर आपने इधर कैसे भेज दी है? आप गए थे उधर? ओके, इसका मतलब ये होता है स्पीड अप हो जाए। आप समझते हैं कि मैं आगे बताने लगा हूं कुछ। ये देखें जी, जा रहा है। ओके जी, क्या चीज है, कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा भाईजान, ये कोई दुकान है या घर है? इसमें एक किराएदार रह रहा है काफी अरसे से, जिसे कहेंगे पुराना किराएदार। एक नया किराएदार आया, नए किराएदार ने मालिक मकान से कहा, मालिक मकान तो मैंने बनाया ही नहीं इधर, नए किराएदार ने मालिक मकान से कहा भाईजान पुराने किराएदार को निकालें, और पुराने किराएदार को निकालें। अभी बात सुने मेरी बात। नए किराएदार ने पुराने किराएदार से कहा, सॉरी, नए किराएदार ने मालिक मकान से कहा कि भाईजान पुराने किराएदार को निकालें, ये घर मुझे किराए पे चाहिए, बड़ा जबरदस्त किस्म का घर है और मेरे दफ्तर के भी करीब है, बड़े इसके फायदे हैं इधर, ठीक है, समोसे की दुकान भी साथ है, तो मुझे यही घर चाहिए बस हर हाल के अंदर, खत्म बात। तो मालिक मकान ने कहा भाईजान पुराना किराएदार बहुत अच्छे से रह रहा है और ये बड़ा लॉयल बंदा है, जबरदस्त बंदा है, किराया भी टाइम पे देता है, तो मैं इसको नहीं कह सकता, हाँ अगर आप खुद इससे रिक्वेस्ट कर लो तो वो आपकी मर्जी है। अब नया किराएदार पुराने किराएदार के पास गया और पुराने किराएदार से कहा खुदा के लिए ये बिल्डिंग वेकेट कर दे, प्लीज वेकेट द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, खुदा के लिए इस प्रॉपर्टी की पोजेशन क्या कर दो, वेकेट कर दो। पुराने किराएदार ने कहा हाँ प्रॉपर्टी की पोजेशन वेकेट करें, हम नहीं करेंगे। नए किराएदार ने कहा भाईजान आप मेरी गाड़ी में तशरीफ लाएं, ये गाड़ी में तशरीफ ले गया, गाड़ी में इसने अपनी डिग्गी खोली और डिग्गी खोली और डिग्गी खोल के वहां से कायदे आजम के नोटों की थोड़ी सी बारिश की। जब कायदे आजम के नोटों की बारिश की तो पुराने किराएदार ने कहा कितने हैं, उसने कहा, नए किराएदार ने कहा इतने हैं, पुराने किराएदार ने कहा मैं जा रहा हूं कल से, आ जाओ तुम। तो मोहतरम ये वो पैसे हैं जो नए किराएदार ने पुराने किराएदार को दिए हैं, क्योंकि पुराना किराएदार प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं छोड़ रहा था, वहां बैठ गया था बीवी बच्चे लेके कि मैं इधर से नहीं जाऊंगा, लेकिन नए किराएदार ने कहा थोड़े से नोट सूंघ, पुराने किराएदार ने कहा सूंघा सही, तो पुराने किराएदार को खुशबू पसंद आई, पुराने किराएदार ने कहा अच्छा बाय बाय मैं जा रहा हूं, मैं तो चंद दिन पहले ही सोच रहा था कि मैं जा रहा हूं क्योंकि सबने जाना है। तो पुराना किराएदार छोड़ के चला गया, तो पैसे किसको आए? लेकिन मोहतरम इतनी सी बात नहीं होगी, बात को आगे बढ़ाएंगे और बात को जो है वो आगे तक ले जाएंगे। पुराने किराएदार जब ये पैसे मिल रहे होंगे तो पुराना किराएदार जो है वो सोच रहा होगा, जब ये पैसे मिल रहे होंगे तो पुराना किराएदार जो है वो सोच रहा होगा। पुराना किराएदार क्या सोच रहा होगा? पुराना किराएदार सोच रहा होगा अपने दिमाग के अंदर जो है कि ये मैंने भी किसी के साथ किया था। बहुत पुराना किराएदार था एक, बहुत पुराना किराएदार था एक, चंद साल पहले मैं भी आया था
और मुझे भी ये घर किराए पे चाहिए था, और मैंने बहुत पुराने किराएदार को कहा था कि भाईजान खुदा के लिए ये घर छोड़ दो, उसने भी नहीं छोड़ा था। मैं मोटरसाइकिल की टंकी में ले गया था उसे, और टंकी खोल के मैंने उसे कहा था भाई थोड़े से पैसे ले ले, मान जाओ, और वो पैसे लेके मान गया था। तो मैंने किसी को मनाया था, आज मुझे कोई मना रहा है। तो मुझे बताएं पुराने किराएदार को नए किराएदार से क्या होगा? इनफ्लो। और चंद साल पहले पुराने किराएदार ने बहुत पुराने किराएदार को पैसे दिए होंगे, तो ये अमाउंट पुराने किराएदार के लिए क्या होगी? आउटफ्लो, आउटफ्लो, आउटफ्लो। तो पुराने किराएदार ने बहुत पुराने किराएदार से छुड़वाया होगा, पुराने किराएदार ने बहुत पुराने से छुड़वाया होगा, और आज नया किराएदार पुराने किराएदार से छुड़वा रहे। तो हम इस वक्त बात किसकी करने लगे हैं? हम बहुत पुराने की करने लगे हैं या पुराने की करने लगे हैं? हम पुराने की करने लगे हैं। पुराने की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैसे आएगी? पुराने की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगी इनफ्लो, आज जितना आया पाया माइनस आउटफ्लो। लेकिन ये पूरी अमाउंट इनकम में ऐड नहीं होगी, इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे, और 10 से डिवाइड करके हर साल में बराबर बराबर इसको इनकम में ऐड करेंगे। तो ये तीसरी चीज हम पढ़े हैं जो फॉरेन इनकम में ऐड नहीं होती। एक चीज हमने पढ़ी थी फॉर क्या कहते हैं, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, वो 10 सालों में डिवाइड होनी थी, 1 साल और अगले 9 साल। एक हमने पढ़ी थी ऑथर, वो 1 साल और पिछले 2 साल में ऐड होनी थी, और ये अमाउंट भी इस साल और अगले 9 सालों में ऐड होनी है। और इसमें वो कोई चक्कर नहीं होगा ऑलरेडी टैक्स और इस टाइप का कोई चक्कर नहीं है। इस ट्रांजेक्शन की नेचर ही ऐसी है कि इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा। ये बस सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय 10। अब इसको मैं पढ़ने लगाऊं, अगर पढ़ते हुए आपको समझ ना आया तो फिर मैं आपको ये मिसाल नोट करने का टाइम दे दूंगा। इसकी मिसाल बनी हुई है, नोट देख लेते हैं। अगर आपको समझ ना आया तो बताइएगा, फिर मैं उधर आ जाऊंगा। मिस्टर ए हैज की जगह होना चाहिए इज यूजिंग, हैज से शायद लग रहा है कि इसकी अपना घर है। मिस्टर ए इज यूजिंग अ शॉप इन शाह आलम मार्केट। मिस्टर ए शाह आलम मार्केट में एक शॉप यूज कर रहे हैं। मिस्टर ए है पुराना किराएदार, बहुत पुराना नहीं, नया नहीं, पुराना किराएदार, ये शॉप यूज करे। मिस्टर ए ने छोड़ दिया कब्जा प्रॉपर्टी का 2000 और रिसीव किया 6 लाख, किससे? फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर बी कौन है? नया किराएदार। टू होम प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर। किसके इस्तेमाल में थी? किसको दे दी? अब किसके इस्तेमाल में है? बी के। अब ए को याद आया अर्लियर इन 2005, 5 साल पहले, कहता है एक कहानी हुई थी, मैंने किसी के साथ गेम की थी। मिस्टर ए हैड पेड, रिसीव्ड नहीं, ए हैड, मैंने किसी को पे किए थे कितने? 2 लाख। व्हेन मिस्टर एस हैंडेड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिम। मिस्टर एस कौन है? बहुत पुराना, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, मिस्टर एस कौन है जी? बहुत पुराना। कैलकुलेट इनकम ऑफ ए। ए की इनकम कैसे निकलेगी? कितना आया, कितना गया था चंद साल पहले, इसमें ऑलरेडी टैक्स टुक्स वाला वो कोई चक्कर नहीं है। कितना आया? 6 लाख। कितना गया था? 2 लाख। इस 6 लाख माइनस 2 लाख को किससे डिवाइड करें? 40,000 हर साल आपकी इनकम में ऐड होता रहेगा। पढ़ लें आप इस एग्जाम्पल को, नया बहुत पुराना और पुराना लिख लें। ओके, पढ़ें जी। अब ये नोट करना है, मेरा नहीं ख्याल ये नोट करने की अब जरूरत है। इसने तस्वीर तस्वीर खींचनी है, खींच ले, बहरहाल नोट करने की कोई जरूरत मुझे लग नहीं रही। I do not feel any need that you people note it down. Okay, so you people are following what I have said. That's very nice. Point K. Any amount received by A. Any amount received by A. बदले में
किस बदले में? फॉर छोड़ना द कब्जा ऑफ अ बिल्डिंग। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फॉर छोड़ना द कब्जा ऑफ अ, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है जी? 6 लाख। माइनस करें इसमें से, क्या माइनस करें? एनी अमाउंट पेड। एनी अमाउंट, भाई सब लॉ की लैंग्वेज समझें। एनी अमाउंट पेड, इसमें से माइनस करते हैं अमाउंट पेड बाय द बंदा टू एक्वायर द पोजेशन ऑफ बिल्डिंग। तो रिसीव कितनी हुई है? छोड़ने पे। और चंद साल पहले एक्वायर करने पे कितनी पे की थी? 2 लाख। इसे कहां डालें? शैल बी चार्ज द इनकम फ्रॉम इन द ईयर इन व्हिच इट वाज इन द फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसको इस साल और अगले 9 साल इनकम में डाल दें। टोटल कितने सालों में इनकम में डालें? 10 सालों में। पॉइंट एल, ये भी आपको समझ नहीं आएगा, इसके आगे चैप्टर 6 लिख लें, बहरहाल याद कर लीजिएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और एन्युटी प्लान अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। एक पॉइंट हमारा कैपिटल गेन के चैप्टर का रहता है, वो मुझे याद है, वो इंशाल्लाह जो है वो 2-3 लाइनें हैं, वो करा दूंगा मैं आपको। चलें कल करवा दूंगा, याद रहा तो। ओके, अच्छा भाई, जी क्या किसी साहब को गिफ्ट मिल सकता है? गिफ्ट मिल, मिल देनी, मैं कह रहा, क्या कह रहा हूं? मिल। क्या किसी साहब को गिफ्ट मिल सकता है? या तो किससे मिलेगा? रिलेटिव से। या किससे मिलेगा? रिलेटिव के अलावा किसी और से। रिलेटिव में अब्बू, अम्मी, ताया, फूफो, दादो, इनसे गिफ्ट मिल जाएगा। तो या फिर रिलेटिव के अलावा किसी और से गिफ्ट मिलेगा। अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला है तो नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं है अंडर एनी हेड, किसी भी हेड में, किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर नॉट फ्रॉम रिलेटिव मिला है, यानी आपके दोस्त ने गिफ्ट कर दिया, इंजमामुल हक ने आपको गिफ्ट कर दिया, शहबाज शरीफ ने आपको गिफ्ट कर दिया, नॉट फ्रॉम रिलेटिव, तो ये जाएगा भाईजान आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और किस अमाउंट पे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गिफ्ट। डन। ये गिफ्ट इन काइंड क्या है? ये LA पॉइंट है, LA पॉइंट है किताब का। गिफ्ट इन काइंड का क्या मतलब है? क्या क्या क्या? पैसे मिले या पैसों के अलावा कोई चीज? पैसों के अलावा। रोकड़ा नहीं मिला, रोकड़ा नहीं मिला, पैसे नहीं मिले, पैसों के अलावा कोई चीज मिली। जी जी मैं वो बताता हूं। मोबाइल मिल गया आपको, घड़ी मिल गई आपको, कुर्सी मिल गई आपको, जहाज मिल गया, किसी ने कहा ये जेट तेरा तेरा, तोप मिल गया, टैंक मिल गया, बम मिल गए, गोलियां मिल गई, ये सारी चीजें, बैट मिल गया, हेलमेट मिल गया, जूते मिल गए, पड़ गए, ऐनक मिल गई, ये सारी चीजें गिफ्ट इन काइंड में आएंगी। जी भाईजान, अब कैपिटल गेन के चैप्टर में भी थोड़ी डिस्कशन हुई थी, लेकिन वो किसी और एंगल से हुई थी, वो किसी और एंगल से हुई थी, वो इस एंगल से नहीं हुई थी। भाईजान इधर आइएगा, इधर आइएगा। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भाई को मैंने जो है वो गिफ्ट दिया। भाई को मैंने क्या दिया? गिफ्ट दिया। उधर देखें कैमरा की तरफ। भाई को मैंने क्या दिया जी? गिफ्ट। का मेरे रिलेटिव नहीं है, आप पर आ जाओ, मैं कुछ हो, ठीक है। तो ये भाई को मैंने गिफ्ट दिया, तो ये मैं रिलेटिव हूं इसका या नॉट अ रिलेटिव? तो ये इसकी किस में जाएगा बोलें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। वो कोई और सवाल था, वो कोई और सवाल था, ये वैसे ही सर्च हो रहा है, वो कोई और सवाल था। इधर आओ, कि इसने अब आगे बेच दिया है, तो बेचते हुए, इधर आवाज लगाओ, बोलो 1000 पे 1000 पे 1000 पे, ऊंची बोलो 1000 पे 1000 पे 1000 पे 1000 पे 1000 पे, ठीक है जी। तो अब आप मुझे ये बता दें भाईजान कि 1000 रुपए का इन्होंने इसको बेच दिया, इनके लिए कॉस्ट क्या थी? वो कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा था। कैपिटल गेन के चैप्टर में क्या पढ़ा था? इनके लिए कॉस्ट क्या है? जिस दिन इनको मिला उस दिन की फेयर वैल्यू। तो भाईजान जिस वक्त, आप इधर हो, आप इधर हो, मैं इधर, तो जिस वक्त मैं इनको गिफ्ट जो है वो दे रहा था, तो उस वक्त जो है वो चैप्टर लग रहा था इनकम फ्रॉम, गलत जगह, वो इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स का। और अब आप बेचो, जिस वक्त ये बेच रहे हैं उस वक्त चैप्टर कौन सा लग रहा है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का। अब इधर खड़ा, जैसे ही मैंने इनको दिया तो ये इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब फर्ज करें ये ज्वेलरी और पेंटिंग वगैरह ऐसी कोई चीज हो, तो जब ये बेचेंगे तो कैपिटल गेन का चैप्टर लगेगा, और कैपिटल गेन का चैप्टर क्या कहेगा कि बेचने पे गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। कल इसके सवाल भी इंशाल्लाह हमने करने हैं, लेकिन फिलहाल अदर सोर्स का चैप्टर कब लगेगा? जब गिफ्ट मिलेगा। मिले, मेरी बात ना करो ना, इसकी बात करो। ही इज सब्जेक्ट मैटर, खड़े हो जाओ, ही इज सब्जेक्ट मैटर, तो इसकी बात करो। तो जब इसका मिलेगा तो क्या लगेगा? खैर जाना, जब मिलेगा तो क्या लगेगा? अदर सोर्स का चैप्टर। और जब ये आगे बेचेगा तो कैपिटल गेन का चैप्टर कहेगा कंसिडरेशन में से क्या माइनस करो? कॉस्ट माइनस करो। ड्रामा खत्म, ये दे दो मुझे। चलें जी, जाएं। क्या? हाँ, वो बेचना था, बेचना, मिलना नहीं था, मिलना नहीं था। कल मैं सवाल कराऊंगा, इधर तफसील से मैंने सवाल करवाना है इस पे, ये सवाल नीचे मैं करवाऊंगा। तो चीज का मिलना कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम। कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, वो आपको पता है, हमने बहस कर ली है। कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। चीज का मिलना कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। बहरहाल मिलना कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम। और मिली हुई चीज से जुदाई इख्तियार करना, ये कहां जाएगा? कैपिटल गेन में। उसमें कॉस्ट क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन उसको मिला था। तो भाईजान सारी बात की ये समरी हो गई कि मिलना अदर सोर्स में और बिछड़ना कैपिटल गेन में। तो इंशाल्लाह कल इसका न्यूमेरिकल करेंगे जी मोहतरम। हाँ हाँ, यही कल बात करेंगे इंशाल्लाह। मिली हुई चीज किस कैटेगरी में आ रही है, नहीं आ रही है, ये सारा देखेंगे। ज्वेलरी भी देखेंगे, पेंटिंग भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे इंशाल्लाह। कल सवाल करेंगे इसका। डन हो गया जी? जो मर्जी हो, एल ले पढ़े, पेज 244। तो भाईजान रिलेटिव से गिफ्ट मिलेगा तो कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। और अगर रिलेटिव के अलावा से मिलेगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ओके, चलें जी, लेट अस पढ़। एल ए पढ़े। अच्छा, ये ना इस वक्त एफबीआर के लॉ में एक एरर है। लोगों का कहना है कि एफबीआर ने लॉ गलती से बनाया है, अमाउंट के लिए ये लफ्ज नहीं है। तो यहाँ अमाउंट का लफ्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अमाउंट या पैसे मिले ना तो वो अगले सफ़े पे आ रहा है अमाउंट गिफ्ट के तौर पे मिले। तो इसलिए अमाउंट के लिए ये सेक्शन नहीं है, इसलिए आप इसको इग्नोर कर दें, अमाउंट काट दें। बल्कि अगर थ्योरी का सवाल आया तो लिख भी आइएगा, कोई मसला नहीं, वैसे अमाउंट को इग्नोर करें। पढ़ें जी। एनी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, बल्कि एनी तो अमाउंट के साथ होगा ना। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और रिसीव्ड एज गिफ्ट। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? गिफ्ट ही होता है ना, गिफ्ट ही होता है इसका मतलब। तो गिफ्ट का मतलब लिख लें विदाउट कंसिडरेशन। तो गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन ही मिलता है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और एज गिफ्ट, ये कहां जाएगी? बोले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये कहां लिखा हुआ है? ये तो फुल स्टॉप लग गया। ये कहां लिखा हुआ है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। नीचे तो नहीं लिखा, मैं तो कह रहा हूं फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप का मतलब होता है फुल स्टॉप। आप आगे बढ़िए। तो भाईजान ये ऊपर से जरा देखें ना आके, ये पॉइंट 1 का ABCD है ना। तो यहां लिखा हुआ है कि शेल बी चार्जेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इंक्लूडिंग। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की मिसालें चल रही हैं ये। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। हाउएवर इफ गिफ्ट इज रिसीव फ्रॉम, अगर गिफ्ट देने वाला कौन हो? रिश्तेदार, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा। क्लियर? ओके। ओके जी, पाकिस्तान में लोग कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के। कौन कौन से? पर्सन्स होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर एंड पर्सन्स नॉट होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर। एक वो लोग हैं जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर है, और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूं मिसाल के तौर पर एक साहब हैं इंजमाम साहब, उनके पास क्या नेशनल टैक्स नंबर होगा या नहीं होगा? होगा मेरे ख्याल से। इंजमामुल हक काफी कमाता है तो उसके पास नेशनल टैक्स नंबर होगा। शहबाज शरीफ के पास नेशनल टैक्स नंबर होगा नहीं होगा? होगा। इसी तरह सरासिफ के पास नेशनल टैक्स नंबर होगा नहीं होगा? होगा। सरासिफ के पास नेशनल टैक्स नंबर। तो इन लोगों के पास नेशनल टैक्स नंबर है, क्योंकि ये टैक्स जमा
करवाते हैं। लेकिन आपके साथ जो अंजुम बैठा हुआ है, जरा देखें अंजुम को, आपके साथ जो अंजुम बैठा हुआ है इसके पास शायद नेशनल टैक्स नंबर नहीं है क्योंकि इसने अभी तक इनकम नहीं कमाई। या हो सकता है घर के अंदर आपके जो दादी अम्मा बैठी हैं या नानी अम्मा बैठी हैं उनके पास भी नेशनल टैक्स नंबर ना हो क्योंकि उन्होंने कभी इनकम नहीं कमाई, इसलिए एफबीआर का चक्कर भी नहीं लगाया, एफबीआर का फेरा भी नहीं लगाया, उनके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है। तो पाकिस्तान में बोलें जी लोग जो है वो कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर है और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? अब जो लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर है, ये सारा नोट हुआ है, कुछ नहीं करना। जो लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर है और जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, वो अगर चाहें कि हम किसी को गिफ्ट देना चाहें कैश में, इन काइंड या कैश में, इन काइंड या कैश में, कैश में, अगर वो चाहें कि हम किसी को गिफ्ट देना चाहें किस फॉर्म में? कैश में, तो उसके लिए पिछले सफे वाला LA नहीं लगेगा बल्कि इस सफे वाला .3 लगेगा। अब जो अगले सफे पे .3 है वो लगेगा। तो पर्सन्स पाकिस्तान में 2 किस्म के हैं, होल्डिंग NTN और नॉट होल्डिंग NTN, और ये आप हैं जिसको गिफ्ट मिलने लगा है किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। क्लियर? अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आप ये आपकी लट है ये, अच्छा आप जो है वो बस में जा रहे थे और बस में आपको इंजमामुल हक मिला, तो इंजमामुल हक मिला बस में आपको, होल्डिंग NTN नॉट होल्डिंग NTN? होल्डिंग NTN। इंजमाम के पास NTN मौजूद है। इंजमाम ने आपसे पूछा पुत्र क्या कर रहे हो? आपने कहा क्या बताऊं, CA कर रहा हूं। इंजमाम ने कहा QM का क्या स्टेटस है? आपने कहा पहली टर्म में पास हुआ है। इंजमाम ने खुश होकर आपको कैश गिफ्ट कर दिया। क्या गिफ्ट कर दिया? कैश गिफ्ट कर दिया। 5,000 का एक नोट निकाला, 5,000 का दूसरा नोट निकाला, 10,000 रुपये आपको जो है वो कैश गिफ्ट कर दिया। थोड़ी देर के बाद इंजमाम जो है वो उतरा और थोड़ी देर के बाद जो है वो एक देहात का बंदा धोती पहना हुआ आपके साथ आके बैठ गया जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं था। उसने पूछा यार ये तुझे 10,000 किस बात के मिले थे? आपने कहा जी मुझे QM फर्स्ट स्टैंड में पास करने पे मिले थे, मैंने आपको बताना था कि मैंने फंक्शनल इंग्लिश भी फर्स्ट स्टैंड में पास किया है। देहाती बंदे ने खुश होकर 2,000 रुपया जेब से निकाला, 500 के 4 नोट आपको दे दिए और आपको 2,000 रुपया और गिफ्ट मिल गया। टोटल गिफ्ट आपका कितना हो गया? 12,000। ये कौन है? आप हैं। ये इंजमाम है, ये देहाती बंदा है। ये दोनों गिफ्ट देने वाले, आप गिफ्ट लेने वाले, रिश्वत देने वाला और सॉरी गिफ्ट देने वाले और ये गिफ्ट लेने वाला। अच्छा, अब भाईजान सवाल अगला ये राइज होगा कि लॉ मेकर से पूछा जाएगा कि कैश में गिफ्ट कैसे दे सकते हैं। लॉ मेकर कहते हैं जी कैश में अगर गिफ्ट देना हो ना तो क्रॉस चेक के जरिए दिया करें। किसके जरिए दिया करें? क्रॉस चेक के जरिए। लेकिन अगर एक बंदा जिसके पास NTN है अगर वो चाहे तो क्रॉस चेक के अलावा भी गिफ्ट दे सकता है अदर बैंकिंग चैनल के जरिए। किसके जरिए मोहतरम? अदर बैंकिंग चैनल के जरिए। अदर बैंकिंग चैनल के जरिए भी गिफ्ट दे सकता है। यानी अगर आपने किसी को गिफ्ट कैश में देना ही है तो कैश का मतलब ये तो नहीं कि आप उसको रोकड़ा निकाल के दे दें, कायदे आजम के नोट सुंघाएं। ऐसा भी हो सकता है आप अपनी चेकबुक से चेक फाड़ के उसको दे दें। ऐसा भी हो सकता है आप बैंकिंग चैनल यूज करें और बैंकिंग चैनल यूज करके उसको क्या दे दें? लोन दे दें। बैंकिंग चैनल क्या हो सकता है? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। बैंकिंग चैनल क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे मोबाइल ट्रांसफर कर दी। बैंकिंग चैनल क्या हो सकता है? ATM से ट्रांसफर कर दी। बैंकिंग चैनल कोई भी यूज कर लें जिससे बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई हो जाए। आप बता दें अगर गिफ्ट इन शराइत को पूरा करते हुए दिया तो फिर तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर गिफ्ट इन शराइत को पूरा करते हुए ना दिया तो बुरी बात होगी। इस मिसाल में बता दें गिफ्ट मिलने वाले को कितना गिफ्ट मिला? 12,000। 12,000 में से कितना इनकम में डालें? 12,000, 10,000, 2,000 या 0? 12 वाला कौन है? हाथ खड़ा करें। 12 वाले कौन है? 1 और 2 3 उस क्लास में हाथ खड़ा करें। 12,000 वाले, एक्सेलेंट। 12,000 जी जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। 12,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सुने क्यों? गिफ्ट कौन दे रहा है? इंजमाम। जिसके पास क्या है? लॉ मेकर ने कहा इंजमाम अगर तुझे ज्यादा ही चढ़ी हुई है ना दिमाग पे कि इसको गिफ्ट देना है तो भाईजान चेकबुक निकालो। आपके जो ऊपर बस में जा रहे हो ऊपर जो है वो बैग में चेकबुक पड़ी हुई है, चेकबुक निकालो, उसको चेक लिख के दे दो 10,000 का। अगर आपको ज्यादा शौक है गिफ्ट देने का। नहीं आपको शौक इस तरह तो फिर आप ऐसा करो, आप अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन खोलो मिजान बैंक की, मिजान बैंक में आपका अकाउंट है, वहां से इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। लेकिन अगर इंतजाम इन दोनों के अलावा तूने लोन दिया या गिफ्ट वगैरह इसको दिया तो ये हो जाएगा जुर्म, और उस जुर्म की सजा इससे ज्यादा को भुगतनी पड़ेगी, और ये इसकी किस इनकम में चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो बताएं इंजमाम ने कैश 5-5 हजार के 2 नोट पकड़ाए थे, या चेक बना के दिया था, या ऑनलाइन पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर किया था?
कैश दिया था तो इंजमाम ने वायलेशन की, इंजमाम भी वायलेशन करा था, इसे भी रोकना चाहिए था, इसे कहना चाहिए था नहीं 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 सर मैं पैसे नहीं लेता, मैं पैसे नहीं लेता। इंजमाम क्या कहेगा, तू पैसे लेगा? नहीं नहीं मैं लूंगा, आप इस तरीके से मुझे देते मैं जरा पसंद करूंगा, ठीक है। और जब बाबा जी इसको 2000 दे रहे थे तो बाबा जी को तो आपको कहना चाहिए था बाबा जी थोड़ी मेहरबानी भाईजान क्रॉस चेक में दे दें, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाबा जी ने भी 500 के 4 नोट दिए थे, शायद आप लोग सुन रहे थे कहानी। तो बता दें इन दोनों ने गलती क्या की थी, होल्डिंग एंटीएन वाले ने और नॉट होल्डिंग एंटीएन वाले। किस फॉर्म में दे दिया था भाईजान? कैश में तो कोई भी नहीं दे सकता, कैश के अंदर अगर लोन ले लोग एक दूसरे को देने लग जाए फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन किसको कितने पैसे दे रहा है, और एफबीआर जो रोता फिरता है कि तुम्हारे पास पैसे कहां से आए, इसको पता ही नहीं चलेगा किसने किसको कितने पैसे दिए। तो इसलिए कैश ट्रांजैक्शंस तो हर केस में क्या की जाएंगी, डिस्करेज की जाएंगी। इन दोनों केस में कैश ट्रांजैक्शंस डिस्करेज की जाएंगी। हां ये जो एनटीएन वाला बंदा है इसको इजाजत है कि बैंकिंग चैनल वगैरह कोई और यूज कर ले, लेकिन जिसके पास एनटीएन नहीं है वो अगर किसी को गिफ्ट देना चाहे तो किससे देगा? अच्छा आपको इन ट्रांजैक्शंस में क्या फील हो रहा है, जुर्म कौन कर रहे हैं? गिफ्ट देने वाले बाबा जी और इंजमाम जुर्म कर रहे हैं या गिफ्ट मिलने वाले आप जुर्म कर रहे हैं? बहरहाल यार जो मर्जी जुर्म कर रहा हो, चाहे देने वाला जुर्म करे चाहे लेने वाला जुर्म करे, लेने वाले को पैसे पता होना चाहिए कि ये लॉ की वायलेशन हो रही है। अब अगर लेने वाला पैसे ले रहा है इस तरीके से तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो सजा सिर्फ उसी को मिल सकती है जिसको पैसे मिल रहे हैं, ना कि सजा उसको दें जो पैसे दे रहे हैं। तो असल में सजा हम उसको दिया करेंगे जिसको पैसे मिल रहे हैं। क्लियर? ओके पढ़ें जी। अगर किसी बंदे के पास क्या है, एनटीएन है, और अगर उसका दिल चाह रहा है किसी को क्या दे, गिफ्ट दे, तो कैसे दे? या फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे बैंकिंग चैनल यूज करके। और अगर बाबा जी के पास एनटीएन और वो किसी को कोई देना चाह रहे हैं तो पेमेंट कैसे करें? क्रॉस चेक से करें। क्लियर? अच्छा एग्जांपल 2, क्रिश्चियन कॉलेज कैंटीन ओनर कर लें, कैंटीन ओनर, कैंटीन ओनर, क्रिश्चियन कॉलेज कैंटीन ओनर रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स। आपने मुझे बताना है इन चारों सूरतों में कहां कहां लॉ की वायोलेशन हो रही है और कहां कहां लॉ फॉलो हो रहा है। ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। लोन ऑफ 20,000 मिलाए, लोन हो या गिफ्ट हो दोनों सूरतों में वो रूल फॉलो होना चाहिए जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। 20,000 का लोन मिला है, किसको मिला है? कैंटीन ओनर को। किससे मिला है? स्टूडेंट से। होश की आंखों लिया करना। लोन ऑफ 20,000 इज रिसीव्ड, किसको मिला है? कैंटीन ओनर को। किससे मिला है? स्टूडेंट की क्या कहानी है स्टूडेंट के पास? तो स्टूडेंट का स्टूडेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, असल बात आगे ब्रैकेट में लिखी हुई है कि स्टूडेंट के पास नेशनल टैक्स नंबर। अगर स्टूडेंट के पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है तो स्टूडेंट को चाहिए था क्रॉस चेक से लोन देता, स्टूडेंट ने जो है वो लोन दे दिया कैश से। स्टूडेंट जो है वो बड़ा लश पश गाड़ी पे आता था तो कैंटीन ओनर ने कहा क्रिश्चियन कॉलेज के, यार आप केला भाग लगाए, थोड़ा सा जरा मुझे उधार चाहिए था, तो आपने भी फीस जमा करानी थी किसी सब्जेक्ट की, आपने कहा छोड़ो यार इसकी मदद करो, तो आपने जो है वो 20,000 पकड़ के उसको उधार दे दिया। अब 10,000 आपने जमा, 10,000, 20,000, 5,000 के 4 नोट निकाले और आपने उसको उधार दे दिया। बताएं आप बताएं वायलेशन हो रही है कंप्लाइंस हो रही है? वायलेशन हो रही है। क्या हो रही है जी? वायलेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि जिसके पास एनटीएन उसको चाहिए था ट्रांजैक्शन किससे करता, लेकिन उसने गलती से कैश से कर दी। ये कौन है आप? कैंटीन ओनर। और ये कौन है? स्टूडेंट या बाबा जी? स्टूडेंट। अच्छा जी आप बता दें यहां लॉ फॉलो हो रहा है या वायोलेट हो रहा है? वायोलेशन की सजा मिलनी चाहिए। और ये पैसे कहां जाने चाहिए? किसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में? कैंटीन ओनर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। कितने पैसे? 20,000। आगे चलें, अगला पॉइंट पढ़ के बताएं वायलेशन हो रही है कंप्लाइंस हो रही है? तसल्ली से पढ़ें, कोई जल्दी नहीं। मिस्टर ए नामी टीचर यानी सर आसिफ कैंटीन के ऊपर गए, कैंटीन वाले ने आते ही सर आसिफ को, सर सर आए 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 सर, आपको आज कड़क चाय पिलाएंगे, आप फ्रेश हो जाएंगे, 6 क्लासें नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे आपने टेंशन नहीं लेनी, बैठे बैठे सर आपके छोड़े छोड़े, जल्दी करो, बिस्किट भी साथ रखो, लेके आओ सर के लिए चाय, सर पत्ती टाइट किस्म की करके पिलाना। फिर सर आसिफ निकलने लगे तो इसने सर आसिफ का, सर कान इधर करें सर, वो पैसों की जरूरत है जरा, ये देखें फ्रीजर खराब हुआ है, कुर्सियों पे बैठने की जगह सर 25,000 रुपया ना तकरीबन कर दें आप ना, तो बड़ा ही भला हो जाएगा। और सर आसिफ ने जो है वो जेब में हाथ डाला, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 करके 25,000 रुपया इसको कैश में दे दिया।
जी भाईजान, एनटीएन होल्ड कर रहे हैं, नहीं होल्ड कर रहे, सरा से होल्ड कर रहे हैं। क्या क्रॉस चेक से लोन दिया है, चेक फाड़ के लोन दिया है? क्या उसको ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं पैसे? किस फॉर्म में लोन दिया है? कैश के फॉर्म में लोन दिया है। तो क्या सजा मिलेगी? वायोलेशन हुई है लॉ की या लॉ फॉलो हुआ है? वायोलेट हुआ है लॉ। तो इस जुर्म की सजा कैंटीन ओनर की नस्लें नहीं भुगतेंगी, कैंटीन ओनर खुद ही भुगतेगा। आगे चलें। लोन ऑफ रुपीज, अगले दोनों पॉइंट खुद ही पढ़ लें साथ वाले के, जल्दी जल्दी। अभी तुझे नींद आ रही है यार, हद हो गई। लेते पूरे मॉडल टाउन की नींद तुझे आ रही है अभी। तीसरा चौथा पॉइंट दोनों कर लिए, मेहरबानी। अच्छा जी, ये अच्छे बच्चे हैं आप। लोन ऑफ रुपीज 22,000 रिसीव फ्रॉम टीचर बी। टीचर बी जैसे ही जो है वो कैंटीन के अंदर एंटर हुआ तो कैंटीन शॉप वाले ने कहा भाईजान मौका अच्छा है, भाईजान बाप के लिए समोसा डाल रहे हैं, लाल चटनी भी मौजूद है, चने वाली चटनी भी मौजूद है, सर बैठे हैं आपके लिए जबरदस्त किस्म का समोसा, भाई ओवन के अंदर गर्म करो, टाइट किस्म का करके, चलो जी सर आपको ठंडे पानी के साथ हम पेश करते हैं। टीचर बी ने कहा चक्कर है कोई आज। टीचर बी निकलने लगा तो उसने कहा सर बाबर, सर आपसे ना कुछ उधार चाहिए, अल्लाह भाग लगाए, सुबह सुबह सर आसिफ भी उधार दे के गए हैं, तो आप भी अगर कर देना कुछ तो बहुत भला हो जाए। ओहो, टीचर भी ने चेक निकाला जेब से और चेक निकाल के तर करके फाड़ी चेक। तो चेक फाड़ के जो है, फाड़ से मुराद जो, हाँ, तो वो चेक निकाल के जो है वो 28,000 रुपए लिख के उनको उधर ही दे दिए। तो भाईजान टीचर बी कौन है? जिसका एनटीएन है। और टीचर बी ने किसमें चेक दिया है? क्रॉस चेक में। क्या लॉ वायोलेट हो रहा है या कंप्लाई हो रहा है? वायोलेट हो रहा है या कंप्लाई हो रहा है? कंप्लाई हो रहा है, तो लॉ फॉलो हो रहा है। तो ऐसी सूरत में इनकम में कुछ ऐड नहीं होगा। असल में उधार वैसे भी इनकम में ऐड करने की कोई तुक नहीं बनती ना, क्योंकि उधार तो वापस कर देना होता है, तो उधार इनकम में क्यों ऐड करना है। लेकिन अगर उधार अजीब तरीके से दिया जाए तो फिर इनकम में ऐड होगा, जैसे कि ऊपर हमने देखा है। ओके गाय, चलें आगे आए। कैंटीन उन्होंने सोचा यार ये तो थोड़ी थोड़ी बातें कर के पैसे मिल जाते थे आराम से। तो एक स्टूडेंट एंटर हुआ तो इसने कहा जबरदस्त किस्म की कॉर्नेटो सर आपके लिए सुबह से रखी हुई है, जबरदस्त किस्म की, ये जबरदस्त एंड पे चॉकलेट का टेस्ट आएगा आपको। आप ऐसा करें भाईजान, ये बिस्किट समेत चॉकलेट आपकी, ये जबरदस्त सर, छोड़े छोड़े छोड़े, पैसे पूसे कोई नहीं लेने। निकलते उसने यार तो पैसों की जरूरत थी मुझे, कोई 30,000 रुपया हो जाए ना, कोई 1.5 सब्जेक्ट की फीस, कोई 30,000 रुपया को हो जाए ना, तो आप उधर छोड़े मुझे जमा कराएं। और स्टूडेंट का भी लेवल था, उसके तो ऑनलाइन अकाउंट है बड़े, उसने उसी वक्त मोबाइल ऐप खोली और ऐप खोल जो है वो उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए 30,000। अच्छा जी, स्टूडेंट के पास एनटीएन नहीं है। एनटीएन, अगर एनटीएन नहीं है तो सिर्फ किससे दे सकता था? क्रॉस चेक से। अगर एनटीएन होता तो ऑनलाइन पेमेंट दे देता तो ठीक था, लेकिन अभी तो एनटीएन नहीं है। तो अब भाईजान इस जुर्म की सजा मिलेगी। यहाँ लॉ फॉलो हो रहा है, वायोलेट हो रहा है, वायोलेट हो रहा है। कितना? तो 75,000 इज कैंटीन ओनर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये जी कैंटीन ओनर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी 75,000। पढ़ें जी पॉइंट 3। Any amount received as loan, any amount received as gift, any amount received as loan, any amount received as gift by canteen owner from student / teacher. Any amount received as loan, any amount received as gift by canteen owner from student या teacher, otherwise than by cross check. बाय क्रॉस चेक अदर सोर्स में जाएगी या अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक अदर सोर्स में जाएगी? तो अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल। क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल में मिली या इनके अलावा मिली? इनके अलावा मिली। लेकिन यार ये जो बैंकिंग चैनल में ना, ये सिर्फ ऐसा बंदा दे सकता है जिसका एनटीएन है। क्रॉस चेक तो दोनों दे सकते हैं ना, क्रॉस चेक के आगे कोई लाइनें लिखी हुई देखें तो क्रॉस चेक में तो दोनों दे सकते हैं, जिसका एनटीएन है वो भी दे सकते हैं, जिसका एनटीएन नहीं है वो भी दे सकते हैं। थोड़े थोड़े झोंके आ रहे हैं ना नींद के। अच्छा, तो एनटीएन वाला भी दे सकता है, नॉट एनटीएन वाला भी क्रॉस चेक में दे सकता है, लेकिन जो बैंकिंग चैनल में है वो सिर्फ कौन दे सकता है? बोले 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 बोले, एनटीएन वाला।
जिसके पास एनटीएन है या नहीं है वो किस में दे सकता है, और जिसके पास एनटीएन है वो एक और तरीके से भी दे सकता है। किस तरीके से? बैंकिंग चैनल से। अच्छा जी, अब आपने जो है जाग रहे हैं? ओके, अब मुझे ये बता दें, जुर्म पढ़ना है और जुर्म की सजा पढ़नी है। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन या एनी अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट बाय कैंटीन ओनर फ्रॉम स्टूडेंट या टीचर, अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल, ये तो जुर्म हो गया। सजा सुने, शैल बी लटका ऑन सुल सॉरी शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम, जिस साल ये पैसे मिले उस साल। किसके हाथों में टैक्सेबल होगा? किसके हाथों में? इन हैंड्स ऑफ पर्सन रिसीविंग मनी। किसके हाथों में टैक्सेबल होगा भाईजान? इन हैंड्स ऑफ पर्सन रिसीविंग मनी, जो पैसे रिसीव करा होगा उसके हाथों में टैक्सेबल होगा। CLER क्लियर? ओके, एग्जाम्पल 4 इसी पेज पे। एग्जाम्पल 4, कैंटीन ओनर received rupees 6 lakh as loan from bank in cash। जी, कंप्लाइंस हो रही है, वायोलेशन हो रही है? कंप्लाइंस हो रही है, वायोलेशन हो रही है। लोन किस में मिल रहा है? लाख लाख रुपए के 6 नोट मिले। चलो 1000 के कर लो, 1000 के जो है वो नोट मिले। कितने? 600। 1000 के 600 नोट मिले इसको। किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में, अकाउंट में ट्रांसफर हुए। लेकिन भाईजान अगर लोन देने वाला टीचर नहीं है, लोन देने वाला स्टूडेंट नहीं है, लोन देने वाला चाचू ताया मामा नहीं है, लोन देने वाला जो है वो बैंक है, तो बैंक का काम है लोन देना है। और बैंक अगर कैश में लोन दे दे तो माय डियर खैर है, इट इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 7 वाले की किताब पे खूबसूरत सा करके नोट कर दें एग्जाम्पल 4। ठीक है भाई अब्दुल रहमान साहब, कल आए थे आप? खड़े हो जरा, कल आए थे, जरा चेहरा हिलाइएगा। चलें ठीक है, बैठ जाएं। ठीक है वली भाई, खैरियत से हैं आप? यार आपकी पिछली रो में कुछ बच्चे 2-3 बैठे होते थे, वो आज कुछ छुट्टी में हैं। नहीं, ये जो सेकंड रो में, अच्छा वो पीछे जाके बैठे हुए हैं। नहीं ये देखो ना, लोन एक्सपेंस में नहीं जाएगा। किसी बंदे ने जाके बैंक से लोन लिया तो लोन तो एक लाइबिलिटी टाइप चीज होती है ना, जो आपने वापस करनी है, तो इनकम तो है ही नहीं, तो हमने तो जबरदस्ती इनकम बना दी थी क्योंकि वो कैश में ले रहा था। इधर किसी में भी नहीं जाएगा ये। जी भाईजान, अच्छा नोट करें, पढ़ें जी, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है इसका मतलब बताएं, इसका मतलब बताएं, उर्दू में लिख लें। मतलब बैंक से लोन कैश में भी ले सकते हैं। ग्रीन वाली लाइन का उर्दू में मतलब लिख लें, बैंक से लोन कैश में भी ले सकते हैं। वली भाई अगर आप टाइम देख रहे थे तो हाथ खड़ा करें। तो अच्छा पीछे मुड़ के किसी को देख रहे थे, ठीक है। बैंक से लोन कैश में भी ले सकते हैं। हाँ भी इसकी कॉपीज करा लो ना। ओके जी भाईजान, ये क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ, चलें जी आज की आखिरी बात, एडवांस कल पढ़ेंगे, एडवांस कल पढ़ेंगे। डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स। जी भाई सवाल है कि जो हमने लिया ये लोन, ये कहाँ पे चलता है? ये बस लोन एज ए लाइबिलिटी हमारी किताबों में नजर आएगा, ये लोन हमारी इनकम में ऐड नहीं होगा, बस ये बताना है। क्योंकि टैक्स वाले चीजों को अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ ली है और बैलेंस शीट पढ़ ली है, आप लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ ली है, एक मिनट, बैलेंस शीट पढ़ ली है, तो बैलेंस शीट के एतबार से चीजों को हम टैक्स की क्लास में नहीं देखा करेंगे। हमारे हिसाब से चीजें सिर्फ इस एतबार से आया करेंगी कि ये चीज मेरी इनकम है या मेरा खर्चा है, बस इसके अलावा और कोई तीसरी बात नहीं।
तो मैंने कह दिया जो मुझे लोन मिला वो मेरी इनकम नहीं है, बस इतना सा हमारे स्कोप में है। एक्सपेंस तो सर है ना ये। नहीं, एक्सपेंस कैसे? एक्सपेंस होता है खर्चा। आप बैंक से गए, आपकी जेब में 6 लाख आया, तो बाद में उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, वो एक्सपेंस है। ये 6 लाख तो एक्सपेंस नहीं है ना, 6 लाख तो आपके ऊपर एक तरह का उधार है, लाइबिलिटी है। तो बहरहाल जब ये पे होगा तो फिर क्या जब ये पे होगा तब भी कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज अराइज नहीं होंगे। लोन मिलना इनकम नहीं है, लोन वापस होना कुछ और खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं होगा, इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। ओके, अच्छा जी, कंपनी को किसकी जरूरत पड़ी? कैपिटल की। पहले सबको जगा दें, कंपनी को किसकी जरूरत पड़ी? कैपिटल की। कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ी, सरमाए की जरूरत पड़ी, कंपनी को जरूरत पड़ी कैपिटल की। कौन पैसा लाएगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स जो है वो पैसे लेके आएंगे घरों से। कौन? एक शेयर होल्डर, एक से ज्यादा शेयर होल्डर? बोले 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 बोले। एक शेयर होल्डर, एक से ज्यादा शेयर होल्डर, एक से ज्यादा शेयर होल्डर। एक से ज्यादा शेयर होल्डर जो है वो क्या करेंगे? घरों से पैसे लेकर आएंगे। एक से ज्यादा शेयर होल्डर घरों से पैसे लेके आएंगे। तो कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, तो कौन घरों से पैसा लाएगा? बोलें, शेयर होल्डर घरों से पैसे लाएगा। ये सारे 1-1 लाख रुपया जो है वो घरों से लेके आएंगे, मे भी खुद लाएं, मे भी बानों का जेवर बेच के। तो ये 1-1 लाख रुपया जो है वो घरों से लाएंगे। डन हो गया। अब कंपनी कहेगी भाईजान आप सब लोगों ने सुन लो, पैसा कैश में नहीं लाना, पैसा। लेकिन भाईजान आपको अंदर की बात बताऊं, अंदर की बात यह है, इधर और चार, अंदर की बात यह है कि अंदर की बात अंदर ही रहने दें। अंदर की बात यह है कि अंदर की बात यह है कि टिंकू जो है ना, उसने थोड़ी गेम डाली, उसने लाख रुपया कैश में ले आया। सिर्फ ये इधर ये टिंकू जो है लाख रुपया किसमें ले आया? कैश में ले आया। बता दें भाईजान, क्या कंपनी के लिए ये लॉ वायलेट हुआ है या कंप्लायंस नहीं हुई? वायलेट हो गया है, एक ही बात है। वायलेट हुआ है या कंप्लायंस नहीं हुई? तो कंपनी के लिए ये लॉ क्या हो गया है? बोले, वायलेट हो गया है। तो जब कंपनी के लिए अगर ये लॉ वायलेट हो गया है तो कंपनी को सजा मिलेगी या भाईजान हम जो है वो टिंकू को सजा देंगे? कंपनी को सजा मिलेगी। मैंने कहा था सजा उसको देनी है जिसमें सजा सहने की अहलियत भी। अच्छा, सजा उसको देनी है, बोले बोले बोले, जिसको पैसे मिल रहे हैं। मिल किसको रहे हैं? कंपनी को। तो सजा भी किसको दें? कंपनी को। और ये सारे लोग इस समेत ये सारे लोग पैसे क्रॉस चेक में लाए थे, सिवाय किसके? टिंकू। पैसे किधर है टिंकू? टिंकू पैसे किस फॉर्म में लाया था? कैश के फॉर्म में लाया था। तो सजा टिंकू की वजह से कंपनी को मिली। जैसे ही टिंकू पैसे लाता, कंपनी के डायरेक्टर्स को कहना चाहिए था नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन डायरेक्टर्स ने कहा डायरेक्टर्स ने ले लिया लाख रुपया। तो भाईजान जब कंपनी बने और शेयर होल्डर्स घर से पैसे लाएं, तो ऐसी सूरत में अगर शेयर होल्डर का एनटीएन बना हुआ है तो उसे पैसे जो है वो किस फॉर्म में लाने चाहिए? क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल के जरिए। और अगर शेयर होल्डर का एनटीएन नहीं बना हुआ तो उसे पैसे किस फॉर्म में लाने चाहिए? क्रॉस चेक के फॉर्म में लाने चाहिए। लेकिन जो बंदा अगर कैसे पैसे कैश की फॉर्म में ले आए तो फिर ये कंपनी की किस में चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। ओके गाइस, हर गाय पॉइंट 3 पे आए। Any amount received as deposit for issuance of shares by company from shareholder। इधर लिख दूं बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर, या इधर अच्छा रहेगा बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर? ऊपर लिखना अच्छा रहेगा, नीचे लिखना अच्छा रहेगा? ऊपर लिखना चाहिए, ऊपर लिखना, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं जी। ना, कैपिटल अगर लोग कैश में ला रहे हैं और अकाउंटिंग के टीचर आपको ये एंट्री करवा रहे हैं कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो इसका मतलब है जब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाएगा तो उसकी सजा मिलेगी। बहरहाल ये बात हमने अकाउंटिंग के टीचर को नहीं समझानी। ओके, तो कहां लिखा है? यहां लिखा है कंपनी और शेयर होल्डर, या ऊपर लिखा है कंपनी और शेयर होल्डर? ऊपर। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। किसको मिले हैं पैसे? बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर। अभी जुर्म चल रहे या जुर्म खत्म हो गया? सजा शुरू करें। सजा कहां से शुरू करें? अभी तो जुर्म चल रहा है, ये बताएं तो सही। अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल। सजा सुने जी।
it shall be treated as income from for the tax year in the hands of person receiving the money. Who is receiving the money? Company is receiving the money, so it is the income of company. It is the income of company. जिसको पैसे क्या हो रहे हैं? रिसीव हो रहे हैं. साथ लेके होना आराम है. और यार अंग्रेजी में कहते हैं आर यू फीलिंग रिलैक्स नाउ गाय. चलें क्वेश्चन 3 और 4 कर दें और चुप करके जाते रहें कमरे से. 3 और 4. क्वेश्चन 4 कर दें पहले पेज 248 पे. रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिचुएशंस. कहते सिचुएशन आ रही है आपने रिस्पॉन्ड करना है वरना आप टाइम हो जाओगे. रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिचुएशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ खाला जी का ऑर्डिनेंस जो खालू जी की मौजूदगी में बनाया गया था 2001 में. ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2020 में वो सादिक नहीं होता था सादिक, उसको एक फ्लैट मिला एज अ गिफ्ट इन काइंड, गिफ्ट इन कैश, गिफ्ट इन काइंड, गिफ्ट इन कैश, गिफ्ट इन काइंड जो हमने आज गिफ्ट मिला पड़ा था वो जो 2 बंदे इधर से बुलाए थे. तो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2020 सादिक रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड. यार अलवी लेवल है तेरा, दोस्तों को फ्लैट गिफ्ट कर रहा है. अच्छा फुल स्टॉप में कोई कैलकुलेटर नहीं. द फ्लैट वाज लोकेटेड इन पोस्ट से सॉफ्ट एरिया होता है. अच्छा द फ्लैट वाज लोकेटेड इन जबरदस्त एरिया ऑफ लाहौर. इतना जबरदस्त बताया नहीं जा सकता. जबरदस्त एरिया ऑफ लाहौर. एंड इट्स फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट वाज डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द फ्लैट रिसीव्ड बाय सादिक भाई. जी भाईजान गिफ्ट मिला या दिया? मिला. रिलेटिव से या फिर नॉट अ रिलेटिव से? नॉट अ रिलेटिव से. तो बता दें ये सादिक की किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा. इसकी फेयर वैल्यू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी. क्वेश्चन 3. अच्छा इसमें लिख के कैसे आएंगे? पहले ये लिखेंगे कि the fair value of any property received without consideration is taxable under the head income from other source. However, if the gift is received from relative, it will not be included in income from other source. In this case, as Mumtaz is a friend of Sadiq, therefore the amount received will be taxable in the hands of Sadiq at its fair value of rupees 4.5 million and will be chargeable under the head income from other source. इतनी अंग्रेजी लिखाएंगे या मुझे साथ जाना पड़ेगा? लिखाएंगे. ओके माशाल्लाह समझदार हैं आप. क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे. तिरी वो अनिल होता था ना वो पिछली गली में, उसने तो अपना घर बनाना शुरू कर दिया और उसके लिए उसको क्या लेना पड़ा? ही इंटेंड्स टू टेक अ पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख. उसने कहा 5 लाख का मैं लोन ले लेता हूं क्योंकि जो है वो इंटों से गुजारा नहीं चलेगा, टाइलें लगवानी पड़ेंगी. फ्रॉम कामरान ने कहा हाँ जिगर मेरा काम है लोगों को लोन देना है, चल अनिल तेरे जैसे को भी, सॉरी अनिल तुझे भी मैं लोन दे देता हूं. अच्छा ये एक तीसरा बंदा बीच में आया विलन टाइप कोई. ही हैज बीन एडवाइज्ड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड. उसके एक दोस्त ने कहा यार एक दफा एक क्लास हो रही थी, कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही थी, इधर स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ था, एसी कमरे में लगे हुए थे, मुझे याद पड़ता है कोई बात हो रही थी कि लोन ना इनकम में चला जाता है. तो यार देख ली तेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए. तो अब आपने मशवरा देना है अनिल को उन सिचुएशंस का जिसमें लोन कहां चला जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. आप बता दें लोन टैक्सेबल. जी तो आपने बताना है कि लोन किस वक्त इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा नहीं जाएगा. तो बताएं जी क्या लिख के आएंगे इसमें? ये जनरल रूल लगेगा या बैंक वगैरह? अच्छा मुझे बताएं मिस्टर कामरान इज इन द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग. कामरान का काम है लोगों को लोन देना. तो क्या मैं कहूं कि कामरान बैंक है जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर किया हुआ है? क्या मैं कहूं कि कामरान एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है? तो यार मिस्टर कामरान लोन देता है लोगों को. जैसे आपने अक्सर सुना होगा गांव के अंदर चौधरी साहब अक्सर लोगों को लोन देते रहते हैं. तो कामरान कोई चौधरी टाइप बंदा है जो मोहल्ले का जो पैसा बंदा है लोगों को लोन शोन देता रहता है. खुदा के लिए
ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और बैंक्स होते हैं, ये बनना इतना आसान नहीं होता। इसमें तो 1000 लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके जाके आपको स्टेट बैंक से रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को, और फिर एज ए कंपनी SECP में जाकर रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो कामरान तो वैसे ही कोई आम बंदा है जो लोगों को लोन देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कहता ना कि कामरान बैंक बन गया या कामरान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया, इतने भी धुन में मगन ना हो जाया करें। तो इसलिए कामरान इज नॉट अ बैंक, कामरान इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो गाइस, अब आप क्या लिख के आएंगे, अब आप लिख के आएंगे पहले तो लॉ की प्रोविजन लिखेंगे ना, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, इसके लिखने की जरूरत नहीं, ये इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे इररिलेवेंट चीज है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम एन अदर पर्सन, अदरवाइज देन बाय कॉस्ट चेक ऑन अ बैंक और अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग shall be treated as income chargeable under the income from other source for the year in which it was received। ये 39 का 3 है जो भी हमने पूरा लिखा है। और इसके बाद कंक्लूजन, डेड लाइन का, therefore it is advised that Mr. Neil should obtain the loan within above mentioned limits। above mentioned limits के अंदर तुम लोन लो, और अगर तुमने above mentioned limits के अंदर लोन ना लिया, otherwise it will be treated as income in the hands of Mr. Anil chargeable under that income from other source। का S मेरे मुंह से नहीं निकला था और बच्चों ने किताबें बंद भी कर ली थी। हद होती है भाईजान, कोई वद होती है यार, खुदा का खौफ करो।